सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेपेटाइटिस रोग के विषय में। और आपको पता है कि ये जो पूरा चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं रक्त से होने वाले रोग, यानी कि ब्लड से कौन कौन से रोग शरीर में होते हैं। अगर ब्लड में कोई रोग हो जाता है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, उसमें हम लोगों ने एनीमिया के बारे में पढ़ लिया है। इसके अलावा पॉलीसिथेमिया के बारे में पढ़ लिया है और एड्स के बारे में पढ़ लिया है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कैंसर, कैंसर के प्रकार, इन सभी के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। जो आप लोगों का ये चैप्टर है रक्त से होने वाले रोग, इसमें हमने इतनी चीजें पढ़ ली हैं पिछली वीडियो में। तो जिसने नहीं देखा है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी इस वीडियो की, आप जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि फर्स्ट पेपर आप लोगों का आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास मैंने पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया। इसी तरीके से मैंने हैंड रिटन नोट्स में ही पढ़ाया है। सेकंड पेपर तो आपको पता ही है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसको भी पूरा पढ़ा लिखा के खत्म कर दिया है। आप लोग इन दोनों के नोट्स बना लीजिए, आपको सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हेपेटाइटिस पढ़ने वाले। हेपेटाइटिस किस प्रकार का रोग है और यह भी खून से ही होने वाला रोग है। स्वाभाविक सी बात है, जब आपको पता है कि ये पूरा चैप्टर ही क्या है, रक्त से संबंधित होने वाले रोग, यानी कि खून से कौन कौन से रोग होते हैं शरीर में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के बारे में जानेंगे, हेपेटाइटिस कैसे होता है, लक्षण क्या है, कारण क्या है, इसका निवारण कैसे होगा और या फिर इसका उपचार कैसे होगा। और फिर इसके बाद हेपेटाइटिस बी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्पेशली हेपेटाइटिस बी के बारे में क्यों पढ़ेंगे, उसका भी रीजन दोस्तों, क्योंकि मोस्टली लोगों में हेपेटाइटिस बी ही होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ना। देखिए, लीवर एक महत्वपूर्ण अंग है शरीर का। यह भोजन पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि जो लीवर होता है वो शरीर का बहुत बहुत महत्वपूर्ण या बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। और यह जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं में लीवर विशेष सहायता करता है। हेपेटाइटिस लीवर में होने वाली बीमारी है और पीलिया इसका एक लक्षण है। जब हम कहते हैं किसी को पीलिया हो गया है, तो अगर देखा जाए तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को हेपेटाइटिस हुआ है। ठीक है, अब देखिए, रक्त में बिलीरुबिन का स्तर 1% या इससे कम होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा 2.5% से ऊपर हो जाती है तब लीवर कमजोर हो जाता है। यानी कि रक्त में एक बिलीरुबिन नाम का पदार्थ होता है, जब इसकी मात्रा 1% से ज्यादा हो जाती है, यानी कि 1% से 2.5% जब पहुंच जाती है तो उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो व्यक्ति का लीवर होता है वो कमजोर हो जाता है। और आपको पता है, अभी आपने देखा कि भोजन को पचाने में क्या करता है, लीवर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लीवर का बहुत बड़ा योगदान होता है शरीर में, जो भी आप खाते हो उसको पचाने में। और जब शरीर में जो आप खाओगे वो पचेगा नहीं तो शरीर में लगेगा नहीं, शरीर में लगेगा नहीं तो क्या होगा, इससे शरीर और कमजोर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है। तो हेपेटाइटिस ए, यह टाइप ए वायरस है, इसको टाइप ए नाम दिया गया है हेपेटाइटिस ए को। और यह वायरस दूषित जल और भोजन से फैलता है, यानी कि जो गंदा जल होता है या फिर हम ये कहें कि ऐसा जल जो दूषित होता है उससे उससे होता है। तो इसीलिए जो हेपेटाइटिस है यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसके बहुत ज्यादा मरीज पाए जाते हैं। और कहीं ना कहीं लोग दूषित जल बहुत पीते हैं। बहुत सारे जगहों पर लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है पीने के लिए। तो इस वजह से दोस्तों हेपेटाइटिस जो होता है इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद देखिए हेपेटाइटिस बी, यह वायरस इंजेक्शन, रक्त दिए जाने या एड्स की तरह ही फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जो हेपेटाइटिस बी है वो इंजेक्शन से फैल सकता है, या मान लीजिए किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस हुआ है और फिर वही इंजेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति पर यूज कर लिया गया तो इससे भी फैल सकता है। फिर हेपेटाइटिस सी है, टाइप सी इसको हम बोलेंगे। यह वायरस भी इंजेक्शन और रक्त दिए जाने से ही फैलता है। फिर हेपेटाइटिस डी है। हेपेटाइटिस डी में देखिए क्या होता है, हेपेटाइटिस डी, इसको हम टाइप डी बोलते हैं। वायरस अपनी संख्या बढ़ाने व छूत फैलाने के लिए टाइप बी वायरस पर निर्भर करता है। यानी कि टाइप बी वायरस पर यह निर्भर करता है। जब किसी को टाइप बी होता है तो चांसेस रहते हैं उसको टाइप डी भी होने के। फिर है हेपेटाइटिस ई,
टाइप ई वायरस तब फैलता है जब पानी मल से दूषित हो जाए। ठीक है, जब कोई पानी मल से दूषित हो जाए यानी कि उसमें गंदगी फैल जाए तो उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस ई होने का खतरा होता है जिसने उस पानी का सेवन किया है। अब देखिए हेपेटाइटिस के लक्षणों में क्या क्या है, इसके क्या क्या मेन लक्षण होते हैं या क्या क्या सिम्टम होते हैं, हम चलिए देखते हैं मुख्य रूप से। तो यहाँ पर आप देखिए लीवर के ऊतकों की कोशिकाओं में सूजन आना। अक्सर हम लोग सुनते हैं किसी का लीवर फैटी हो गया है या लीवर में सूजन आ गया है, तो यह हेपेटाइटिस का ही लक्षण है। ठीक है, और जब लीवर सही से काम नहीं करता दोस्तों तो कहीं ना कहीं जो खाद्य पदार्थ या जो भी हम खाना खाते हैं वो पचता नहीं है। ऑलरेडी आप लोगों को मैंने भी बताया ही है। फिर देखिए जानकारी के अभाव में हेपेटाइटिस सी के 80% और हेपेटाइटिस बी के 70% मरीजों में बीमारी का पता ऐसे चरण में चलता है जब इसका कोई इलाज ही संभव नहीं होता है। यानी कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं होती है या फिर ये कहें लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होती है लोगों के बीच में। इस वजह से देखिए यहाँ पर हेपेटाइटिस सी के 80% मरीज और हेपेटाइटिस बी के 70% मरीज बहुत ही लास्ट में इनको अपनी बीमारी का पता चलता है कि इनको हेपेटाइटिस हुआ है। अब देखिए इसके बाद अधिक समय तक जारी रहने से चिरकालिक हो जाता है। यानी कि अगर अधिक समय तक हमने इसका इलाज नहीं कराया, इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये बीमारी कभी खत्म ही नहीं होती है। फिर देखिए इसके बाद क्या है, हेपेटाइटिस लीवर से हानिकारक पदार्थों के निष्कासन, रक्त की संरचना के नियंत्रण और पाचन सहायक पित्त के निर्माण में लीवर के कार्यों में बाधा डालता है तो व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है। ऑलरेडी मैंने यही बताया कि जो लीवर होता है वो क्या करता है, हानिकारक पदार्थों को ब्लड में जाने से रोकता है। यह बहुत अच्छा काम करता है हमारे शरीर में, और जब ये हानिकारक पदार्थों को ब्लड में जाने से रोकता है तो इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर में प्योर ब्लड रहता है। लेकिन जब यह सही से काम करना बंद कर देता है तो क्या होता है, तब व्यक्ति की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जो लीवर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में। अब देखिए हेपेटाइटिस से बचाव कैसे हम करेंगे, तो देखिए लीवर को स्वस्थ रखने के लिए साफ सुथरा भोजन और साफ पानी का प्रयोग करना है। यानी कि अगर हेपेटाइटिस से बचाव करना है तो हमें साफ सुथरा भोजन यानी कि बिल्कुल साफ सफाई के साथ खाना बनाना है, साफ सफाई के साथ ही उसको लोगों को खिलाना है अपने परिवार में, और साफ पानी का ही प्रयोग करना है। फिर देखिए बाहर का खाना खाने से बचे, यानी कि होटल रेस्टोरेंट यहाँ सब जाने से बचे, जहां तक हो सके हाइजीन का ख्याल रखें यानी कि साफ सफाई का ख्याल रखें। फिर हेपेटाइटिस ए का टीका जरूर लगवाना चाहिए। अब तो बच्चों को बहुत छोटे होते हैं तभी लग जाता है हेपेटाइटिस का टीका। अब देखिए इसके बाद हरी पत्तीदार सब्जियां खानी चाहिए। तो ये जो ग्रीन वेजिटेबल है ये तो सबको पता है कि खाना चाहिए, हमेशा खाना चाहिए। फिर है नारियल पानी, चावल, दही, उबले आलू और छेने वाला रसगुल्ला भी खाना चाहिए। आप देखिए ये ऐसी बीमारी है, इसमें हमें रसगुल्ला भी हम खा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर छेना भी खा सकते हैं हम लोग या छेना खा सकते हैं। इसके बाद देखिए अधिक तेल, घी, हल्दी और मिर्च मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि बहुत ज्यादा हमें फैटी चीजों का प्रयोग नहीं करना है, बहुत अधिक तेल, बहुत अधिक घी का प्रयोग नहीं करना है। घी खाना है लेकिन कम मात्रा में खाना है, तेल भी खाना है लेकिन कम मात्रा में, हल्दी भी कम मात्रा में। यानी कि खाना सारी चीज है लेकिन एक बैलेंस में खाना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है किसी भी चीज को। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने हेपेटाइटिस देखा, हेपेटाइटिस के लक्षण देखे, हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है, ये 5 प्रकार का होता है, आपने देख ही लिया है, हेपेटाइटिस ए से लेकर के हेपेटाइटिस ई तक। इसके बाद हमने देखा इसके लक्षण के बाद इसके बचाव क्या क्या है। अब हम देखेंगे हेपेटाइटिस बी। मैंने आपसे कहा है कि हेपेटाइटिस बी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैंने बोला था आपसे। तो अब हम हेपेटाइटिस बी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आता है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि जो आप लोग का एड्स है, यानी कि जो एड्स टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एड्स का फुल फॉर्म, एचआईवी वायरस का फुल फॉर्म, एड्स किस वायरस से फैलता है यानी कि एचआईवी वायरस से फैलता है। इन सभी के बारे में मैंने आपसे कहा था कुछ चीजें हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो ब्लड वाला चैप्टर है उसमें भी बहुत सारी चीजें बताई थी क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बताया था ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बातें रहें और एग्जाम में इनसे जैसे ही क्वेश्चन आया आपको बिल्कुल 1 सेकंड का भी टाइम ना लगे आंसर लिखने में। तो इसी तरीके से हेपेटाइटिस बी भी क्या है, ये भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में, और ये चैप्टर आपका आज ही यहाँ पर खत्म होने वाला है। यानी कि चैप्टर नंबर 3 भी आप लोगों का बायो वाला पार्ट में पूरा आज इस वीडियो में खत्म कर दूंगी। इसके बाद आप फिर फिजिक्स पढ़ोगे कल से। फिजिक्स वाले में आपको पता है फिजिक्स वाला जो पूरा पोर्शन है
उसमें आप लोगों को विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है, विद्युत प्रवाह यानी कि करंट के बारे में पढ़ना है, और इसके अलावा आपको चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। तो इस तरीके से आप लोग का बहुत आसानी से फिजिक्स वाला पार्ट भी मैं पूरा करवा दूंगी। उसके बाद केवल एक चैप्टर बचेगा और वो है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो उसको भी बहुत आसानी से मैं खत्म कर दूंगी, धातुएं और अधातुएं इसमें पढ़ानी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर मैंने इस तरीके से आप लोगों के लिए पूरा ऑर्गेनाइज किया है साइंस सब्जेक्ट कि जो जो चैप्टर बहुत बहुत इजी हैं उनको आप पहले पढ़ लीजिए, जिनको बहुत कम पढ़ने पर आपको आसानी से नंबर मिल सकते हैं उनको आप पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम हेपेटाइटिस बी अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को सॉल्व करने हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम हेपेटाइटिस बी को पढ़ लेते हैं। देखिए हेपेटाइटिस बी यह क्या है, एक विषाणु संक्रामक रोग है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है इसका नाम ही यही है और यह वायरस का भी नाम है, यानी कि हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस वायरस के नाम पर ही इस रोग का नाम पड़ा है। तो हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस वायरस के कारण ही फैलता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण फैलता है, याद रखिएगा। और हेपेटाइटिस बी से पीड़ित कई मरीजों को लंबे समय तक कोई तकलीफ न होने के कारण इसका पता भी नहीं चलता है। विश्व में लिवर कैंसर के 60% मामले हेपेटाइटिस बी के कारण ही होते हैं, यानी कि बहुत लेट हो जाती है। और आप देखिए लिवर कैंसर के जो 60% मामले होते हैं वो हेपेटाइटिस बी से ही शुरू होते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता रहता है कि उनको हेपेटाइटिस बी की बीमारी है। बहुत ही लंबे समय के बाद, क्योंकि कोई तकलीफ, जब तक इंसान को कोई तकलीफ होती नहीं तब तक वो डॉक्टर के पास जाता नहीं है, और कोई जाएगा भी क्यों, जब उसको कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो इस वजह से इसका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए, अब इसके लक्षण कुछ होते हैं जिनको देख करके हम यह जान सकते हैं कि उस व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी के लक्षण हैं, जैसे कि भूख कम लगना, कमजोरी होना, सिर दर्द होना, बुखार रहना, पेट दर्द रहना, खुजली होना, जी मिचलाना और उल्टी होना। ये इतने लक्षण अगर किसी भी व्यक्ति को दिखते हैं तो उसको हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद देखिए हेपेटाइटिस बी का निदान, यानी कि इसका हम पता कैसे लगाते हैं, तो रक्त की जांच करके, यानी कि ब्लड का टेस्ट करके। जैसे कि जब हम लोगों ने एड्स पढ़ा था, तो एड्स के परीक्षण के लिए या एड्स जानने के लिए कि इस व्यक्ति को एड्स है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एलिसा परीक्षण करते हैं। तो ऐसे ही हेपेटाइटिस बी का पता लगाने के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं। तो रक्त की जांच से यह पता लगाया जाता है कि यह संक्रमण फैले हुए कितना समय हो चुका है। फिर है लिवर बायोप्सी, क्योंकि यह लिवर से संबंधित ही बीमारी है तो लिवर की बायोप्सी तो होगी ही। तो यदि हेपेटाइटिस बी के कारण लिवर खराब होने की जानकारी मिलती है तो लिवर की स्थिति जानने के लिए लिवर बायोप्सी की जाती है। फिर है लिवर प्राकार्य जांच, तो लिवर फंक्शन टेस्ट, इसमें क्या होता है, देखिए हेपेटाइटिस बी के कारण लिवर पर क्या असर हुआ है इसकी स्थिति जानने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। तो लिवर प्राकार्य जांच। इसके बाद देखिए HBeAg, इसमें क्या होता है, यह हेपेटाइटिस बी की तीव्रता को जानने के लिए यह जांच की जाती है कि कितना तेजी से व्यक्ति के शरीर में हेपेटाइटिस बी फैल रहा है। अब इसके बाद दोस्तों देखिए आगे आता है अल्ट्रासाउंड स्कैन। हेपेटाइटिस बी के कारण लीवर की स्थिति कैसी है यह ज्ञात करने के लिए डॉक्टर पेट की सोनोग्राफी करने की सलाह देते हैं, यानी कि अल्ट्रासाउंड करने की सलाह देते हैं। फिर है पीसीआर जांच। अगर एग्जाम में पूछता है कि पीसीआर जांच किस बीमारी के लिए की जाती है, तो आपको क्या दिमाग में रखना है, हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी का निदान के लिए आप देखिए पीसीआर, हेपेटाइटिस बी के निदान के लिए पीसीआर जांच की जाती है, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हेपेटाइटिस बी का प्राथमिक उपचार, यानी कि शुरू में आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति को पता चले कि उसको हेपेटाइटिस है, तो देखिए हेपेटाइटिस बी के लिए क्या कर सकते हैं हम, अधिक से अधिक उस व्यक्ति को आराम करना चाहिए, ढीले और तथा हल्के कपड़े पहनने चाहिए और जितना हो सके ठंडे वातावरण में रहना चाहिए। फिर है क्रोनिक चरण की अवस्था में यदि 6 महीने के बाद भी बीमारी न जाए तो इसका असर लीवर पर भी पड़ने लगता है। फिर है हेपेटाइटिस बी की कुछ दवाइयां रोगी को आलसी, उल्टी और जी मिचलाने जैसे साइड इफेक्ट भी देती हैं। यानी कि जब हम जाते हैं डॉक्टर के पास किसी मरीज को लेकर के जिसको हेपेटाइटिस है, जब वो दवा देते हैं तो कुछ दवाएं क्या करती हैं, साइड इफेक्ट भी देती हैं, जैसे कि उस व्यक्ति के अंदर लेजीनेस आ जाती है, यानी कि आलसपन आ जाता है, उल्टी होने लगती है, जी मिचलाने लगता है। फिर देखिए गर्म पानी से नहाने से बचें, अन्यथा इससे शरीर में खुजली की संभावना रहती है। जो भी हेपेटाइटिस बी के मरीज होते हैं उन्हें गर्म पानी से नहीं नहलाना चाहिए। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर हम जानेंगे फर्स्ट एड के बारे में, अब प्राथमिक उपचार के बारे में।
यहाँ पर आप लोगों ने पूरा देख लिया हेपेटाइटिस के बारे में, हेपेटाइटिस बी के बारे में, हेपेटाइटिस बी के लक्षण क्या हैं, हेपेटाइटिस का निदान कैसे करेंगे, हेपेटाइटिस का उपचार कैसे करेंगे, और फिर इसके बाद हम अब प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड के बारे में जानेंगे। फर्स्ट एड क्या होता है, आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ाया गया है कि फर्स्ट एड क्या होता है। जब भी किसी भी व्यक्ति को दुर्घटना में चोट लग जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर तो तुरंत आएंगे नहीं, तो अगर वहां पर किसी भी व्यक्ति को फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होगी तो वह आसानी से कुछ देर तक उस रोगी को आराम दिलाने में सक्षम हो पाएगा। तो आप देखिए, चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पूर्व किए जाने वाले सहायक इलाज को प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो वही चीज है। फर्स्ट एड क्या है, किसी व्यक्ति को हम क्या करते हैं, प्राथमिक उपचार देते हैं। डॉक्टर के इलाज करने के पहले जो इलाज करते हैं हम अपने अनुसार, जो भी उसको सही लगता है हम करते हैं उसके साथ, उस मरीज के साथ, या उसके लिए जो बेहतर होता है हम जो करते हैं वही क्या होता है, प्राथमिक उपचार होता है। तो आप देखिए, चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं किसको, अस्पताल ले जाने से पूर्व किए जाने वाले सहायक इलाज को। अब बीमार व्यक्ति की स्थिति को सुधारने के लिए प्राथमिक उपचार का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक उपचार पूर्ण चिकित्सा नहीं होती है, परंतु इससे अस्पताल ले जाने के लिए रोगी की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है। यानी कि ये पूरी कोई पूर्ण चिकित्सा नहीं होती है कि कोई व्यक्ति, किसी को चोट लग गई है और हमने उसका मलहम कर दिया, या हमने थोड़ी देर उसके हम लोगों ने उसके घाव को भरने की कोशिश की। इसका ये मतलब नहीं कि इसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। बस हम कोशिश करते हैं कि जब तक डॉक्टर आए तब तक अधिक से अधिक, डॉक्टर के आने से पहले अधिक से अधिक रक्त ना बह जाए, या अगर शरीर की हड्डी कहीं पर टूटी है तो उसको इस तरीके से उठा करके बैठाना है उस व्यक्ति को, या उसको लेटाना है कि उसकी हड्डियों पर बहुत असर ना पड़े। तो यही सब काम होते हैं फर्स्ट एड के। अब देखिए, प्राथमिक उपचार शुरू करने पर सबसे पहले मरीज या घायल की जांच के लिए 3 बातों को अहमियत दी जाती है, जिसे संक्षेप में हम क्या कहते हैं, ABC। प्राथमिक उपचार की ABC बहुत इंपॉर्टेंट है। ABC का मतलब, पहला A मतलब एयरवे, यानी कि यह प्राथमिक उपचार के प्रथम चरण, या इसका उद्देश्य क्या होता है, जीवन की रक्षा। यानी कि सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी है तो हमें उसके जीवन की रक्षा करनी है। A का मतलब हो गया है एयरवे। फिर B का मतलब हो जाएगा ब्रीदिंग। तो वायु मार्ग जांचने के बाद हमें यह देखना चाहिए कि मरीज या घायल अवस्था में हो और उसे सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि अगर वह घायल अवस्था में, जो भी मरीज है वह घायल अवस्था में है तो उसे कहीं सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसके बाद तीसरा है जो है वो है सर्कुलेशन, यानी कि अंत में यह देखा जाता है कि मरीज या घायल का जो रक्त संचरण है, ब्लड सर्कुलेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और इसके लिए उसकी नाड़ी का परीक्षण किया जाता है। तो ये जो ABC है, A में सबसे पहले एयरवे है, B में ब्रीदिंग है और C में सर्कुलेशन है। इसके बाद देखिए, प्राथमिक उपचार के उद्देश्यों में क्या क्या है, जान बचाना, स्थिति बिगड़ने से बचाना और ठीक होने में मदद। यानी कि प्राथमिक उपचार का उद्देश्य ये होता है कि जिस व्यक्ति को चोट लगी है, जो व्यक्ति घायल हुआ है, उसकी जान को हमें बचाना है, उसकी स्थिति बिगड़ने से बचाना है और उसकी ठीक होने में मदद करना है। अब प्राथमिक उपचार के सिद्धांत क्या क्या है, देखिए, घायल व्यक्ति की हालत बिगड़ने से पूर्व जल्द से जल्द उसे दुर्घटना के बाद प्राथमिक उपचार देना चाहिए। इसके बाद देखिए, रक्त स्राव को तुरंत ठीक करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए पट्टी बांध कर किसी भी तरीके से उसके खून को बहने से रोका जाए अगर उसको कहीं पर चोट लगी है, इस तरीके से खून बह रहा है। फिर है श्वसन और परिसंचरण को सही करना चाहिए। चौथा है व्यक्ति को सदमा लगने से बचाना चाहिए। फिर है 5वां, आसन प्रक्रियाओं और दवाओं से दर्द को ठीक करना, आसान प्रक्रियाओं और दवाओं से दर्द को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। और 6वां है घायल व्यक्ति को जल्दी ठीक होने का आश्वासन देकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर किसी व्यक्ति को चोट लगी है तो वह बहुत जल्दी परेशान हो जाता है कि मेरा इलाज कैसे होगा, हम ठीक कैसे होंगे। तो जितनी हो सके अधिक से अधिक कोशिश करनी चाहिए, उस व्यक्ति का हौसला बढ़ाना चाहिए और आश्वासन देना चाहिए उस व्यक्ति को कि आप ठीक हो जाओगे। अब कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनको हम पढ़ेंगे। तो हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा, हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा, हेपेटाइटिस के लक्षण, हेपेटाइटिस का निदान, हेपेटाइटिस के इसके अलावा उपचार, और इसके बाद हमने हेपेटाइटिस बी के बारे में जाना, किस प्रकार से लिवर में होता है, लिवर फैटी हो जाता है, सही प्रकार से खाना पचता नहीं है, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और हेपेटाइटिस बी जो है वो किस तरीके से फैलता है, रक्त के कारण फैलता है, वो भी आप लोगों ने देखा है, इंजेक्शन से फैल जाता है, और यह भी एड्स की तरह ही फैलता है, ये भी आप लोगों ने देखा।
और हेपेटाइटिस बी के लक्षण के बाद हेपेटाइटिस बी का निदान, हेपेटाइटिस बी का उपचार, इन सभी के बारे में आपने देखा। आपने फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा, प्राथमिक उपचार क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में आपने हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी और क्या पढ़ा, प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा। अब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम उनको देखेंगे। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला है, एड्स रोग फैलता है परजीवी द्वारा, विषाणु द्वारा, सूक्ष्म जीव द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो एड्स रोग किस वायरस के कारण फैलता है, किस विषाणु से फैलता है, आपको पता है किससे फैलता है, आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोग आंसर दीजिए। एड्स रोग किससे फैलता है, आप सभी को पता है एचआईवी वायरस से फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म, एचआईवी का फुल फॉर्म, दोनों मैंने बहुत अच्छे से आपको याद कराया है, तो आप लोग प्लीज याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। दोस्तों आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आप लोगों का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर मैंने पढ़ा के खत्म कर दिया, और हिंदी विषय और सोशल साइंस यानी कि हिंदी और सामाजिक अध्ययन प्रियंका मैम टारगेट टीचर जॉब चैनल पर पढ़ा रही हैं। आप लोग प्लीज पढ़िए और तैयारी बहुत बेहतर तरीके से अपनी करिए, क्योंकि आप लोगों को वहां पर भी लिख करके ही प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं। तो आप अपना हिंदी और सामाजिक अध्ययन का भी नोट्स बनाते हुए चलिए साथ में। और आपको सभी विषयों की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप पर मिलेगी। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एड्स नहीं फैलता है छींकने से, खाने पीने से, मच्छर से या इन सभी से। तो दोस्तों एड्स नहीं फैलता है पूछा है, छींकने से, खाने पीने से, मच्छर से या इन सभी से। तो मैंने आपको बताया भी था कि छींकने से या साथ में बैठकर खाना खाने से, साथ में स्विमिंग पूल में नहाने से या मच्छर के काटने से, इन सभी से जो एड्स है वो नहीं फैलता। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, इसके अलावा आपको मैंने बताया था कि एक ही शौचालय का प्रयोग करने पर भी एड्स नहीं फैलता। तो खाने पीने से, छींकने से या मच्छर के काटने से, इससे एड्स नहीं फैलता है। तो ऑप्शन डी जो है इन सभी से एड्स नहीं फैलता है। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त संबंधी बीमारी है, यानी कि खून से संबंधित बीमारियां कौन कौन सी हैं, आपको ऑलरेडी पता ही है। आप लोगों ने इस चैप्टर में किसके किसके बारे में पढ़ा है, आपने एड्स के बारे में पढ़ा है, हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा है, पॉलीसीथेमिया के बारे में पढ़ा है। तो ये सभी क्या है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, रक्त से संबंधित बीमारियां हैं। ऑलरेडी आप लोग को मैंने बताया भी है कि जितने भी रक्त से होने वाले रोग हैं, स्पेशली उन्हीं के बारे में आपके 4th सेमेस्टर में दिया हुआ है, आपके बायो वाले पार्ट में। तो इन सभी के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई है। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, हेपेटाइटिस बी एक रोग है, विषाणु संक्रामक, जीवाणु संक्रामक, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। जब मैंने आप लोगों को हेपेटाइटिस बी पढ़ाना शुरू कराया है, तो मैंने उसमें बताया है कि जो हेपेटाइटिस बी है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण या विषाणु के कारण ही फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण फैलता है। तो वायरस को क्या कहते हैं, हम विषाणु कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। और जीवाणु को क्या कहते हैं, हम बैक्टीरिया कहते हैं, और विषाणु को वायरस कहते हैं। तो विषाणु संक्रामक रोग है हेपेटाइटिस। और एड्स भी क्या है, वो भी विषाणु संक्रामक रोग है, और एड्स एचआईवी वायरस के कारण फैलता है। इसके बाद देखिए, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एचआईवी श्वेत रुधिर कणिकाओं में प्रवेश कर इन्हें क्या कर देता है। मैंने आप लोगों को जब एचआईवी पढ़ाया था, एड्स पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एड्स में क्या होता है, जो एचआईवी विषाणु होते हैं, जो हमारे शरीर में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, उनको ये नष्ट करने लगते हैं। और जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं वही क्या करते हैं, हमारे शरीर में बॉडीगार्ड का काम करते हैं, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो जब व्हाइट ब्लड सेल को ये खत्म कर देते हैं, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, और उस व्यक्ति को आसानी से रोग घेर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो एचआईवी वायरस होते हैं ये क्या करते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं को नष्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने पूरा ये बायो वाला पार्ट खत्म कर लिया। अब केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट रह गया है आप लोग के साइंस विषय में, यानी कि बायो वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने पर्यावरण वाला चैप्टर ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया था, पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद ब्लड पढ़ा, ब्लड की संरचना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। इसके बाद आप लोगों ने कौन कौन से रक्त वर्ग होते हैं इसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद आप लोगों ने कौन कौन से रोग होते हैं रक्त से, या कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो खून में हो जाते हैं। इसमें आप लोगों ने इतने सारे रोगों के बारे में पढ़ा, पॉलीसीथेमिया के बारे में पढ़ा, हेपेटाइटिस के बारे में, एड्स के बारे में।
एनीमिया के बारे में। तो इस तरीके से आपका ये पूरा खत्म हो गया चैप्टर नंबर 3। अब इसके बाद दोस्तों हम फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत धारा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोग को पर्यावरण और बायो वाला पार्ट इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और खासकर ये जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है बायो वाला, जिसमें आप लोगों ने रक्त, ब्लड की संरचना और रक्त से होने वाले रोग या ब्लड से कौन कौन से रोग होते हैं, इनसे अति लघुत्तरी में और बहुविकल्पी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। तो आपको पता है कि आपका साइंस 25 नंबर का है, तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो आसान चैप्टर है, जिनसे आसानी से आप नंबर पा सकते हैं, वो मैंने पहले आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स वाला पार्ट भी आसान है, फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पूरा साइंस भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग ऐसे ही वीडियोस को देखते रहा करिए, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहा करिए। ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पढ़ा के मैंने खत्म कर दिया है। आप लोगों का आरंभिक स्तर पर पठन लेखन एवं क्षमता का विकास, सेकंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इन सभी को पढ़ा के खत्म कर दिया है। आप लोगों को पता है हिंदी और एसएसटी प्रियंका मैम पढ़ा रही है, तो टारगेट टीचर जॉब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टारगेट टीचर जॉब चैनल पर भी आप जाके वीडियो को देखिए और उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साइंस की भी सभी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, और जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग जरूर छोड़ के जाया करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नए चैप्टर के साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये चैप्टर भी पसंद आया होगा। जय हिंद दोस्तों।